मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समन कल्चर पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश भारत यानी इंडिया में देश के नाम को ही लेकर खलबली मची हुई है। जो लोग पहले देश के नाम पर ही वोट मांगते थे और कहते थे वोट फॉर इंडिया, आज उन्हें ही इंडिया शब्द से नफरत होने लगी है, और जहाँ जहाँ देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पर भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। हालांकि इसमें हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इंडिया कहें या भारत, है तो देश का ही नाम। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर इंडिया शब्द को लेकर इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है। कारण कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। फिर क्या आप सब तो जानते ही होंगे, पॉलिटिक्स होती ही ऐसी चीज़ है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वह देश के मान सम्मान की ही बात क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, जब देश के मान सम्मान की बात हो तो हर भारतीय को इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम आखिर है क्या। हालांकि यह बात सभी को पता होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर इसी को हिंदी में देखें तो संविधान की पहली लाइन में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का एक खास मकसद है कि बहुत सारे लोगों को इंडिया और भारत को लेकर ढेर सारी कन्फ्यूजन है। तरह तरह के काल्पनिक कहानियों के पात्रों से इस देश की पहचान की जाती रही है, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको संवैधानिक और ऐतिहासिक दोनों तरह से साबित कर दूंगा कि इंडिया दैट इज़ भारत का असली इतिहास क्या है। बस मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वीडियो को 4 अलग अलग टॉपिक में कवर किया गया है, जो आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक दृष्टि से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं संविधान सभा में देश के नाम को लेकर हुई डिबेट्स के बारे में। दरअसल संविधान का मसौदा डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा तैयार किया गया था। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। लगभग एक साल बाद 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें पहले उपखंड में भारत नाम सहित संशोधन, इसके अलावा राज्यों से संबंधित दूसरे मामूली बदलाव का सुझाव दिया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 1 को इंडिया दैट इज भारत से शुरू करने का सुझाव दिया, लेकिन सदस्य अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे। सदस्यों को अपना रास्ता मिल गया और उन्हें बताया गया कि अगले दिन 18 सितंबर 1949 को संशोधनों पर मतदान से पहले उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। संविधान सभा में ये बहस 18 सितंबर 1949 को हुई थी। इसी दिन यानी 18 सितंबर को ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। जब 18 सितंबर 1949 को सुबह 9 बजे विधानसभा की बैठक हुई तो सबसे पहले बोलने वाले मध्य प्रांत के एच.वी. कामत थे। कामत ने अपने तर्कों में कहा कि अंबेडकर जी के ड्राफ्ट में 2 नाम सुझाए गए हैं, इंडिया और भारत। कामत ने कहा कि वो इस अनुच्छेद 1 में संशोधन चाहते हैं, हमें प्रमुख नाम हिंद रखना चाहिए, और जब अंग्रेजी में देश का नाम बोलना हो तो हम तभी इंडिया बोलें। कामत ने अपने तर्कों में ये भी कहा कि हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या भारतवर्ष जैसे नाम भी देशवासियों ने सुझाए हैं। जैसे ही कामत ने
भारत की उत्पत्ति के बारे में गहराई से जाना शुरू किया और इसका पता वैदिक युग के दौरान दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से लगाया, जो पहले से ही अधीर थे। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें टोक दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, क्या इन सब का पता लगाना जरूरी है? मैं इसका उद्देश्य नहीं समझता। दोस्तों, इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के नाम को किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय या जाति विशेष से नहीं जोड़ना चाहते थे। इसलिए जिनको नहीं पता है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस देश का नाम किसी दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत पर या किसी अन्य विशेष व्यक्ति पर नहीं रखा गया है, क्योंकि संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे खारिज कर दिया था। और ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए किया क्योंकि वो इंडिया यानी भारत को एक सेकुलर कंट्री बनाना चाहते थे। अब आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। संविधान सभा के एक और सदस्य सेठ गोविंद दास ने इस बहस में अपने तर्कों में कहा था कि इंडिया दैट इज़ भारत सुंदर शब्द नहीं है, हमको इसे ऐसे लिखना चाहिए, भारत, जिसे कि इंडिया के नाम से भी विदेशों में जाना जाता है। यानी आज़ाद भारत में इंडिया प्राइमरी या प्रमुख नाम नहीं होना चाहिए। सेठ दास ने ये भी कहा कि महात्मा गांधी भी आज़ादी की लड़ाई में भारत माता की जय के नारे लगाते थे, यानी भारत ही हमारे देश का नाम होना चाहिए। इसके अलावा जिन अन्य मेंबर्स ने भारत नाम रखे जाने का समर्थन किया उसमें कुछ नाम ये थे: एम.ए. अयंगर, के.वी. राव, बी.एम. गुप्ता, श्रीराम सहाय, हरगोविंद पंत और कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी ने तो अपने भाषण में बीच का रास्ता निकालने की सलाह दी और कहा कि देश का नाम इंडिया अर्थात भारत है। ऐतिहासिक मर्यादा को देखते हुए इसे भारत अर्थात इंडिया कर देना चाहिए। एक लंबी बहस के बाद जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस संशोधन को वोटिंग के लिए सदन में रखा तो प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 वोटों से गिर गया। फिर क्या, बहुमत के बिना कामत का संशोधन संविधान में शामिल नहीं हो सका। मतलब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ड्राफ्ट में लिखा था वही पारित हुआ, यानी इंडिया दैट इज भारत। अब आइए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक तथ्य है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक तथ्य हमने मेगास्थनीज की इंडिका से लिया है, जिसमें लिखा है कि हमें सचमुच दुख होता है कि हम भारतीय ही नहीं जानते कि हमारे देश का नाम भारत कौन रख गया। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हिंदू शब्द किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, फिर भी 70 करोड़ लोग हिंदू कहलाते हैं। कोई नहीं जानता उनका नाम हिंदू कौन रख गया। इतिहास की दृष्टि से इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। प्राचीन भारत के इतिहास की अंधी गलियों में जो कहीं थोड़ी बहुत प्रकाश की किरण दिखाई देती है, उसमें एक नाम चमकता है, सुदास और उनका कबीला भारत। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कबीले के लोगों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हम इस राय से सहमत हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह दावा बहुत हद तक तर्कसंगत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, अतः यह मत मान्य होना चाहिए। राजा सुदास और उनके कबीले के बारे में जो जानकारी मिलती है वह इस प्रकार है। सबसे पहले यह है कि सुदास एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है, अन्य लोगों जैसे दुष्यंत, भरत, शकुंतला आदि की तरह यह काल्पनिक नाम नहीं है। दूसरे यह कि वह भारतीय मूल के राजा थे तथा उनके कबीले का नाम भारत था। वह बाहर से आए ब्राह्मण दलों में से किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। एक समय ऐसा आया जब पुराने पंजाब और सिंध के कबीलों के लोग किसी बात पर दो गुटों में बट गए, उनमें लड़ाई हुई। इस युद्ध में सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के लोग शामिल हुए और उनके नाम यह हैं: तुर्वस, यक्षु, अलिन, अनु, भृगु, भलिन, द्रह्यु, मत्स्य, पुरुषु, बिसड़। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद के अनुसार यह लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे और राजा सुदास भी यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। वहीं पर ऋग्वेद के मंडल संख्या 7 के कई सूक्तों में
इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा करके वर्णन किया गया है, जिसमें कुल 29 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। वहां इस झगड़े का कारण बताया गया है कि विरोधी दल वाले लोगों ने रावी नदी का एक किनारा तोड़ दिया था। राजा सुदास ने उस किनारे को फिर से बनाया। इस कारण उन लोगों से झगड़ा हुआ। ध्यान रखें, यह सत्ता हथियाने के लिए दूसरे देश पर बलात् कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। अब इस झगड़े को दास राज का नाम दिया गया है। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया है, जो कि तथ्यों के विपरीत है। इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल थे। उपरोक्त 10 के अतिरिक्त त्रिस्तु और भारत कबीले राजा सुदास से संबंध रखते थे। 2 अन्य कबीले सिम्यू व शिव के नाम भी आए हैं। अतः दास राज का अर्थ 10 राजा का युद्ध करना गलत है। ऐसा लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीलों में रावी नदी एक सीमा की तरह थी। नदी के उस तरफ वालों के किनारा तोड़ दिया। राजा सुदास तेज बहती नदी पार करके गए और किनारा फिर से बना दिया। नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं लगता, क्योंकि जब राजा सुदास और उनके आदमियों ने नदी पार की तो उसमें बहुत पानी था और उन्हें नदी पार करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस झगड़े का कारण 2 संस्कृतियों का टकराव भी नहीं था। दोनों तरफ के लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया है कि यज्ञ का देवता इंद्र इस झगड़े में क्यों कूदा और वह तुर्वस, भृगु, अनु जैसे ब्राह्मण कबीलों के विरुद्ध भारतीय मूल के राजा के पक्ष में क्यों लड़ा। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूक्तों में राजा सुदास की स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। एक भारतीय मूल के राजा की 2 ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदास यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। इस झगड़े में जीत हासिल करने पर राजा सुदास और उनके कबीले का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूर दूर के विशाल क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। इसलिए उनके दबदबे वाले क्षेत्र को भारतीयों का देश कहा जाने लगा। यहीं से भारत देश की नींव रखी गई। आधिकारिक रूप में प्राचीन भारत का नाम कभी भी भारत नहीं पुकारा गया। हो सकता है भविष्य में सिंध साम्राज्य की मुहरें पढ़ी जाएं और वहीं कहीं पर भारत लिखा पाया जाए। देखा दोस्तों, ये है इस देश के नाम के पीछे का ऐतिहासिक तथ्य। आइए अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है, जिसको शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत शब्द की उत्पत्ति के बारे में और इतिहास में किस व्यक्ति को भारत कहा गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिब्बती बौद्ध धर्म शब्दावली में भरत यानी भारत तथागत बुद्ध का नाम है, जिसका उल्लेख 6वीं शताब्दी का एक ग्रंथ मंजूश्री मूलकल्प में शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। यहाँ पर मंजूश्री यानी ज्ञान के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़े क्रिया तंत्रों में से एक, मुख्य रूप से अनुष्ठानिक तत्वों यानी विशेष विधि से किए जाने वाले कार्य से संबंधित ज्ञान के एक विश्वकोश का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बौद्ध धर्म इस पाठ की शिक्षाएं मंजूश्री से उत्पन्न हुई हैं और बुद्ध शाक्य मुनि द्वारा बड़े दर्शकों की उपस्थिति में सिखाई गई थी। दोस्तों, यह अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है, जो कि तिब्बती बौद्ध धर्म की एक किताब वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध धर्म से प्राप्त हुआ है, जिसमें तथागत बुद्ध का नाम भरत बताया गया है। आइए अब चलते हैं चौथे टॉपिक पर, जिसमें हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीकों ने किया? दरअसल जब ईसा से 5वीं सदी पहले ग्रीकवासी सिंधु नदी के किनारे आए तो, या फिर जब फारस के लोगों से उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने सिंधु नदी के पार के लोगों को इंडस कहा। दरअसल ग्रीक लोग सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को हिंदस कहना चाहते थे।
और इस नदी के किनारे विकसित सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाई। सिंधु नदी का इंडस नाम भारत आए विदेशियों ने रखा। सिंधु सभ्यता के कारण भारत का पुराना नाम सिंधु भी था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि सिंधु सभ्यता का पुराना नाम मेलुक था। इसकी जानकारी हमें भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी की किताब इतिहास का मुआयना से होती है। अब अगर आप मेलुक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आई बटन में दिया गया है। दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिस सिंधु सभ्यता के कारण भारत का नाम सिंधु था, जिसे यूनानी में इंडो या इंडस भी कहा जाता था, जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। एक बात और, इंडिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने भारत में अपने अनुभवों के आधार पर जो किताब लिखा उसका नाम इंडिका रखा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में रहा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि मेगास्थनीज ने भले ही अपनी किताब का नाम इंडिका रखा हो, लेकिन फिर भी उस समय अपने देश का नाम जम्बूद्वीप ही था। इसलिए साथियों, इस बात से भी आप पूरी तरह कंफर्म हो जाइए कि अंग्रेजों ने नहीं बल्कि ग्रीकों ने इस देश को इंडिया कहना शुरू किया। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको भारत और इंडिया के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को और भी अपने लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी हो सके। बाकी का दोस्तों, अभी तक आपने समन कल्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। साथ ही अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप को भी ज्वाइन जरूर करें। इजाज़त दीजिए, अभी हमें बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।